अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ने आज शरह सूद में दोबारा इजाफा कर दिया, 9.75% पे पहुंच गई। स्टेट बैंक का कहना यह है कि जो अफराते ज़र की शरह बढ़ रही है उसके बायस ये काम करना पड़ा, और अफराते ज़र के हवाले से जो उन्होंने ताज़ा तरीन अपना एस्टीमेट दिया है रवा माली साल के हवाले से वो है 9 to 11%, 9 से 11% रवा माली साल अफराते ज़र रह सकती है इन इक़दामात के बावजूद। और दूसरी तरफ हमारा एक्सचेंज रेट है कि वो कहीं उसकी ब्रेक लग ही नहीं रही। अब इस सूरत हाल के अंदर हो क्या रहा है कि आप एक तरफ शरह सूद बढ़ा रहे हैं कि हमने इन्फ्लेशन को कम करना है, और साथ ही साथ आपका रुपया नीचे गिरता जा रहा है, जिससे शरह आपकी जो इन्फ्लेशन है वो ऊपर जाती जा रही है। एक तरफ आप उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से वो इन्फ्लेशन को और इजाफा करती जा रही है। आपने एडमिनिस्ट्रेड जो प्राइस इंक्रीज़ हैं यूटिलिटीज़ की, जिसमें गैसेस और बिजली की कीमत शामिल है, SNGPL की भी और सुई सर्दन की भी, वो आप इजाफा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है, कौन सा ऐसा मैजिकल आपके पास सोल्यूशन है कि आप इसको इन्फ्लेशन को कम करेंगे? आपके पास ऐसा कोई हल है ही नहीं है। हो क्या रहा है कि ये शरह सूद ऊपर जाने से आपका बजट ख़राब हो रहा है, फिस्कल साइड के ऊपर इजाफी बोझ आता है। जैसे ही आप 1 परसेंटेज पॉइंट या 2 परसेंटेज पॉइंट इजाफा करते हैं तो 400-500-600 अरब की फकी जो है फिस्कल साइड पे इंटरेस्ट पेमेंट्स में पड़ जाती है। उधर आपने बिजली की कीमत बढ़ानी है, उधर आपने रुपया डिवैल्यू हो रहा है, उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो आपकी इन्फ्लेशन भी ऊपर जाती जा रही है। इंपोर्ट्स को खुला छोड़े रखा है, जिसका नतीजा ये है कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर ये लिख के दे दिया है कि हम रवा साल 4% ऑफ GDP जो है करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने चंद दिन पहले डॉक्टर हफीज़ पाशा का इंटरव्यू किया था। आसान लफ्ज़ों में अगर समझना हो तो उनका ख्याल यह है कि रवा साल 17 अरब डॉलर 17 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, और मजमूई तौर पर 30 अरब डॉलर की हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट हो जाएंगी। 17 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए, और बाकी पैसा आपको चाहिए जो लोन है उसकी रीपेमेंट के लिए। अभी सूरत हाल में रुपए के ऊपर आप कहें कि प्रेशर नहीं आएगा तो ये खाम ख्याली है। आपने इंपोर्ट्स को खुला क्यों छोड़ा, इसकी कोई साइंस आप बता दें। बजट के हवाले से जो इक़दाम पहले करने चाहिए थे वो पहले करने चाहिए थे। मई जून से इंपोर्ट्स ऊपर जाना शुरू हुई थी। अब ऐसी मुश्किल सूरत हाल में हम खड़े हैं कि 3 साल पहले जब तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली थी तो इनका ख्याल ये था कि ख्याल क्या था, हमें पूरी कौम को पक्का एक सबक रटाया था इन्होंने कि 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। हमें तो सारा कुछ लुटा लुटाया मिला पाकिस्तान, तो हम तो नया पाकिस्तान तामीर कर रहे हैं। 3 साल के बाद दोबारा लुटे लुटाए पाकिस्तान पे फिर पहुंच गए। तो इस तरह की इकनॉमिक मैनेजमेंट अगर चलेगी तो पाकिस्तान का इस कुएँ से बाहर निकलने का कोई हल नहीं है हमारे पास। आज जो प्रोग्राम में शुरका है हमारे साथ, वो उनका आपसे तारुफ करवाई दूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा साहब, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। और टेलीफोन लाइन के ऊपर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब। मोतीवाला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, शरह सूद में इजाफा, पहले तो इसके ऊपर बता दें, बाकी चीज़ों पे फिर मैं पूछता हूँ। आप खुश हैं कि शरह सूद बढ़ रही? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो शरह सूद का इजाफा है इट वाज ऑन द कार्ड्स। जब वो 9% हुआ था तो इट वाज ऑलमोस्ट प्री डिसाइडेड कि इस दफा के अंदर जो ना हम ये 1.25% बढ़ा के इसको डबल फिगर में ले जाएंगे। मतलब सूरत हाल मुझे कुछ ऐसी लगती है कि ये कोई कमिटमेंट्स हैं जिनको ये पूरी कर रहे हैं। और मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, यू वर श्योर विद द नेल। बात यह है कि अगर आपने इन्फ्लेशन को कम करना है और आपने ये समझना है कि हम पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे ममालिक में अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि फिर आप पाकिस्तान को जानते ही नहीं। अब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। कोई ये डॉक्ट्राइन, इंटरनेशनल डॉक्ट्राइन है, वो कई मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जैसी इकोनॉमीज में ये नहीं चलता। आप अगर इसको कहेंगे कि हम ओवर हीट इकोनॉमी हो गई है, तो ये ओवर हीट इकोनॉमी नहीं है। और ओवर हीट इकोनॉमी को कंट्रोल करने के जो तरीके इंटरनेशनल आपको जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले वो अगर आपको समझाते हैं तो मैं नहीं समझता कि उससे पाकिस्तान का कोई फायदा होने वाला है। तो जुबैर साहब, एक तरफ तो रुपया गिर रहा है और दूसरी तरफ आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को जो बढ़ाते जा रहे हैं बोझ, तो इसका फिस्कल साइड के ऊपर भी तो इम्पैक्ट आना है। वो कैसे हम निकलेंगे? टर्की के अंदर, टर्की में क्या हो रहा है? टर्की में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट को मुझे कह रहा था कि 32% हो गया, और रुपया जो है वो रोजाना उनका जो लीरा है वो रोजाना की बुनियाद पर गिरता है। सर, वहाँ पे उन्होंने उल्टा काम किया है। वहाँ पे तो वो अर्दवान साहब जो है ना, उनकी भी अपनी एक साइंस है। वो पहले इंटरेस्ट रेट को बढ़ने नहीं थे दे रहे, उससे उनका लीरा अंडर प्रेशर आ गया। लेकिन पाकिस्तान में तो एक क्राइसिस छोड़ा है, यहाँ हम LNG के कार्गो खरीदने भूल गए
अब विंटर आया है तो पता नहीं आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस है कि नहीं, घरों के चूल्हे बंद हो गए, आपकी एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस मिल रही? हमारी इंडस्ट्री, जब मैं आपसे तो बात कर रहा हूँ, बंद है। और मैं हाथ जोड़ के सुबह भी टीवी पे, कल मैं बैठा हुआ था वहां के, भाई अल्लाह के वास्ते से कुछ करे। इंडस्ट्री कंप्लीटली क्लोज, एक्सपोर्ट और नो एक्सपोर्ट। तो आप एक तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ओवरहेड एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री क्यों बंद है सर? आपकी इंडस्ट्री क्यों बंद है, मैं नहीं समझ सका। इंडस्ट्री गैस नहीं है सर, गैस नहीं है, नो गैस, नो गैस। और बिल्कुल जो है ना, जैसे वीसी ने हमसे कहा है, आई कैन सेंड यू दैट, उनका जो पैगाम है कि ये हमारे मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। सर उसका जवाब तो हमें भेजे, मैं तो उसे टीवी पे चलाता हूँ उनके जवाब को। सर साइड कंप्लीटली क्लोज, कंप्लीटली क्लोज, देयर इज नो गैस इन साइट। और ये आज 11 नवंबर से ये काम हो रहा है, और हम बोल के लड़ के थक गए, कुछ भी नहीं होता। आप यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, मेरे ओवरहेड एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, मेरा प्रोडक्शन, आपका मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहे हैं ये। और आपने 1.5% पहले बढ़ा दिया, फिर 1% यहाँ बढ़ा दिया। मेरा कैश फ्लो कहाँ से आएगा, मैं वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाऊंगा? तो मतलब ये कि मसाइलों का तो अंबार लग गया है। अब इन मसाइलों के साथ जो मेरे नुकसान है उनको आप जहन में तो रखें कि किस तरह से होगा। वो एक बात करते हैं, आपको डॉलर भी तो महंगा पड़ रहा है, आपको पैसे यील्ड ज्यादा आ रही है। यील्ड जो ज्यादा आ रही है वो हर बात दफा एक बात भूल जाते हैं कि जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है उसका 60% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, तो उसमें मुझे कोई ऐसा कोई तमगा नहीं मिलता। और जो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ये सारा सेट ऑफ हो जाता है। तो मेरी मैं समझता, मेरी बात समझ में नहीं आती ये काम कर रहे हैं, जिससे क्या मैं इनके दावा ये करता हूँ कि देखिए इन्होंने अगर ये 1% इंटरेस्ट रेट इसलिए कम किया, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो मैं आपके प्रोग्राम में फिर आके जो है माफी मांग के जाऊंगा इनसे। और मैं आज सर ये जो जनवरी के अंदर हमने IMF बोर्ड में जाना है, उससे पहले हमने रुपए को भी नीचे जाने दे रहे हैं, हमने वो एक मिनी बजट भी पेश करना है, हमने ये कीमतें जो यूटिलिटी टैरिफ्स भी इंक्रीज करनी है, और हमने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना है। आपका ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहें। फैसल वाडा साहब, आप सियासी लोग हैं और आपने लोगों के पास भी जाना है। आप अगर इस इक्तिसादी परफॉर्मेंस के साथ, इस मुआशी परफॉर्मेंस के साथ वोट मांगने जाएंगे, बहुत मार पिटेगी आपको। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मुल्क के किसी भी कोने में जाएंगे, लोग आपसे सबसे पहला यही सवाल पूछेंगे, महंगाई, बेरोज़गारी, अफराते ज़र, क्या करें, कैसे ज़िंदा रहें। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, अगर आपका ये सवाल उस वक्त होता कि मेरे से पहले जितनी हुकूमतें थीं वो दूध की नहरें बहा के गई थीं, बेरोज़गारी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लोग अपनी मर्ज़ी से नौकरियां लेते थे और छोड़ते थे, 4 आने की रोटी थी, 1 रुपए का पेट्रोल था, 10 रुपए का डॉलर था, और एजुकेशन में जो है वो सारे ग्रामर स्कूल के स्टैंडर्ड में सब पढ़ रहे थे, और अस्पतालों की लाइन लगी हुई थी, लोग बैरून मुल्क नहीं जाते थे, गरीब का फ्री इलाज हो रहा था। सर नए पाकिस्तान में क्या बना सर? वो तो शायद की नहरें नहीं बनी, लेकिन अब क्या हुआ, नए पाकिस्तान में सब कुछ बन गया। मैं आपके सारे इल्जामात को कबूल करता, लेकिन जब मुझे एक बैंकरप्ट मुल्क मिला जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसमें कानून नहीं है, जिसमें फॉरेन रिजर्व्स नहीं है, जिसमें कर्जे जो हैं वो आसमान तक ले लिए गए हैं, जिसमें महंगे बिजली के और बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, जिनकी सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है 15-15 साल की, जो पूरी दुनिया में 4 सेंट में मिल रही है बिजली, वो हम 16 सेंट में की पेमेंट्स कर रहे हैं आज के दिन तक। और ऐसे ही सड़कें और हाईवे 2 रुपए के जो थे वो 100 रुपए के बने। तो मैं तो मलबे के अंदर गिरा हुआ हूँ, मैं कौम को जाके ये बताऊंगा और बता रहा हूँ कि मैं इन हालात में आया था। मेरा वजीर आजम जो है उसकी ना बाप की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं इस हुकूमत में, ना उसके बच्चों की है, ना कोई होंडी हवाला है, ना पापड़ वाला, ना दूध वाला है, और जो भी है वो मुल्क के अंदर ही मौजूद है। जो मुल्क के दावेदार थे, ठेकेदार थे, जो बड़ी बड़ी बातें और करते हैं और तकरीरें करते हैं आकर, वो मुल्क से भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, फरार हैं, जेल से कन्विक्शंस हो चुकी है उनकी कोर्टों से। तो आपका मुआवजा मेरे साथ कंपैरिजन ही रॉन्ग है। मैं अवाम को सच बता रहा हूं, मैं अवाम को बता रहा हूं कि प्रॉब्लम है, अगले 2-3 महीने तक महंगाई का मसला और चलेगा, सुई गैस और ये सब चीजों के मसलों के लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मुझे विरासत में मिली, मैं अपने बाप के घर से चीजें लेके नहीं आया हूं, तो मैं बड़ा क्लियर हूं। मैं आपको डाल के बात कर रहा हूं। सियासी हुकूमतों के मुताल्लिक कहा जाता है कि जब आपको पहले दिन हुकूमत मिले तो उस दिन आप ये कह दें कि ये हमें जो मुश्किलात हैं इसका सबब पिछली हुकूमत थी। पहले साल आप ये बेचते रहे चूरन कि पिछले वाले जो थे वो ये ख़राबी पैदा कर गए थे, मैं उसको संभाल रहा हूँ। दूसरे साल आप एक कमेटी बना दें कि हम इन मसाइल का हल कर रहे हैं, लेकिन तीसरे साल भी अगर आपको वो मसला दरपेश रहे तो फिर आप अपना वापसी का टिकट कटवा लें। आप चौथे साल भी बता रहे हैं कि ये कुछ रहेगा,
तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तारिक फजल साहब कोई हल निकलेगा पाकिस्तान में? तारिक फजल साहब से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, जो इस वक्त वहाँ से अपनी बात का आगाज़ करूँगा, जो आपने सबसे आखिरी जुमला कहा है कि तमाम जो हुकूमती तर्जुमान हैं वो आपको टेलीविज़न के ऊपर आके 50, 60, 70 के करीब टॉक शोज़ एक दिन में होते हैं, जिसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल डिबेट होती है, मुल्क के मौजूदा हालात, माशी हालात, इसके ऊपर बहस होती है। उन तमाम में सिवाय इसके पिछले ये कर गए, वो मुकदमे लड़ रहे हैं, उनके पीछे नैब लगी हुई है, वो मुल्क से बाहर हैं, वो मफरूर हैं, कोई इनके पास और चीज़ नहीं है। वाडा साहब ने भी देखें, आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया है, उन्होंने भी सहारा उसी डिबेट का लिया है कि जनाब वो तो बाहर हैं, वो तो पिछले कर गए हैं, हम तो बहुत नेक पाक हैं और हम बहुत नेक और साफ़ हैं। नेक पाक या साफ़ होना ये आपकी अपनी ज़ात का एक क्राइटेरिया है। किसी का किरदार, अगर बीइंग मिनिस्टर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ तो अपने लिए पढ़ता हूँ। लोग मुझसे पूछेंगे कि तुमने किया क्या है भाई, और मेरे पास ऑप्शंस 2 होते हैं, या तो मैं पिछले 5 वज़ीरों को गालियाँ देता रहूँ 3 साल, वो ये कर गए, जब कोई पूछे भाई डॉक्टर साहब क्या किया, मैं कहूँ वो ये कर गया, तो लोग आखिर पूछेंगे ना मुझसे कि भाई जो आपने सवाल किया है कि आपकी अपनी कारकर्दगी क्या है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो मुझे एक दफ़ा इम्तहान में मैं याद करके चला गया फ़ुटबॉल का मैच, जब पेपर सामने आया, स्कूल की बात है, तो उसमें था हवाई जहाज़ का सफ़र। मैंने शुरू किया कि मैं जैसे ही जहाज़ में सवार हुआ, मैंने खिड़की से नीचे देखा, नीचे फ़ुटबॉल का मैच हो रहा था और पूरा मजमून फ़ुटबॉल के मैच पे लिखा। तो टीचर ने मुझे बुलाया, उसने कहा तू छोटी उम्र में बहुत होशियार बन रहा है, ऐसे चलता नहीं है, ये इस तरह की चालाकियों से ना मामला चलते नहीं हैं। अब इन्होंने भी एक फ़ुटबॉल का मैच याद किया हुआ है जो पिछले 3 सालों से करप्शन, चोरी। मैं कहता हूँ कि आज अगर नवाज शरीफ को सज़ा होती ना, पानामा पे नहीं, करप्शन पे, कि जनाब फ़लाँ जगह के ऊपर आपने किकबैक ली है, आपने करप्शन की है, आपने फ़लाँ सौदे में आपने पैसे खाए हैं, मैं यहाँ बैठा मियां नवाज शरीफ को डिफेंड ना कर रहा होता, आपने उसको पनामा पे निकाला, मुकदमा चल रहे हैं, चलने दें, मैं उसका भी गिला नहीं कर रहा, वो तो अदालत में मामला, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस तो लोगों को बतानी चाहिए ना, हमने इकॉनमी का किया क्या। फवाद चौधरी साहब का आपको मैं एक बयान सुनवाता हूँ, क्योंकि आज ही स्टेट बैंक कह रहा है हमारी अफराते ज़र जो है 9 से 11% रहेगी, 9 से 11%, और आज ही के दिन हमारे वज़ीर इत्तलात क्या कह रहे हैं, दिखाएगा। चाय हमारी महंगी है, बाकी तमाम चीजें जो हैं वो हम इस पूरी रीजन में सबसे सस्ता मुल्क हैं, और 3 रुपए कीमत है, 7 रुपए होगी तो क्या कीमत आ गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। दवाइयां मिलती नहीं है, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल एक मुहिम बना दी जाती है कि ये कीमत में इजाफा हो गया। और अब तो वैसे भी सेहत कार्ड के बाद ये इशू खत्म हो गया, अब तो आप दवाइयाँ इलाज जो है वो आपका वैसे ही उधर से फ्री है, उसमें क्या प्रॉब्लम। सर मसला ही कोई नहीं है, आपने सुना होगा फैसल वाडा साहब, सिर्फ चाय महंगी है, बाकी तो हम इतने सस्ते हैं, और इलाज तो मसला ही नहीं रहा। सेहत इंसाफ कार्ड मिल गया तो पाकिस्तान में तो हुन बरसना शुरू हो चुका होगा, हमें पता नहीं चला अभी तक। पाकिस्तानी कौम जो है मुझे लगता है वो देख नहीं पाई। देखिए नदीम मलिक साहब, ये तो सबको एहसास है, अंदाज़ा है, और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा एहसास इसका है कि महंगाई है, लेकिन महंगाई से पाकिस्तान में नहीं है ना, महंगाई पूरी दुनिया के अंदर। अगर पेट्रोल के कुएं हमारे पास नहीं है और इंटरनेशनली हमें पेट्रोल लेना पड़ता है और उसकी महंगाई और प्राइस ऊपर जाती है, तो मैं कहाँ से करूँगा, अपनी जेब से भरूँगा। अगर सोने का भाव इंग्लैंड से खुलता है तो मैं पाकिस्तान से या कराची से या इस्लामाबाद से बैठ कर नहीं खोल सकता। इसी तरह अगर 40% बदतरीन 40 साल के बाद इन्फ्लेशन अमेरिका को हिट करी, कनाडा को हिट करी है, सऊदी अरेबिया को हिट करी, यूएई को हिट कर रही है, तरक्की याफ्ता ममालिकों को हिट करी, तो मुझे नहीं हिट करेगी कि ये कहाँ की साइंस है। इमरान खान क्या जादू की छड़ी लेके आए या गन पॉइंट पे लोगों से आधा करा दे? जब चीजें पीछे से महंगी आई तो आगे महंगी मिलेंगी। अब इसमें प्राइम मिनिस्टर को दोष ठहराना या उसको ऊपर नजला गिराना तो बेकार बात है ना। आप कंपैरिजन करें तारिक फजल चौधरी साहब से। मेरे 2 सवाल हैं, वो अपोजिशन में बैठे हुए, वो हमें बता दें कि वो हमसे ज्यादा समझदार हैं और हमसे ज्यादा नेक ईमानदार और जबरदस्त मुल्क चलाने वाले प्रपोजल आपकी टेबल पे रखे, हम यहां से हट जाएंगे। करना भी नहीं है, और मुल्क में अगर इतना जबरदस्त काम किया हुआ है इन्होंने, तो फिर इनके लोग भागे हुए क्यों हैं? इश्तिहारी पैनामा में निकाला, इसमें निकाला, उसमें निकाला, मान लिया मैंने आज जो फजल चौधरी साहब कह रहे हैं, लेकिन उनसे मुझे कहें कि फिर आप लोग क्यों इश्तिहारी और भगौड़े और मफरूर करा रहे हैं? फिर आगे बैठे, कौम के आगे बैठे, बोले इमरान खान ये गलत करे, हम होते ये करते और ये चीज आधी हो जाती। बताएं डॉलर नीचे कैसे लाएंगे, बताएं पेट्रोल कैसे नीचे लाएंगे, बताएं रोज की अशिया कैसे नीचे करेंगे, आम आदमी की चीजों का जो जरूरत है वो कैसे पूरी करेंगे, फीस कैसे कम करेंगे, तनख्वाहें कैसे बढ़ाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? अभी बताएं, अभी फैसला करें। खुदा की कसम अगर इनके पास प्रपोजल और पाकिस्तानी कौम को देते हैं और हर चीज हमसे आधी कर देते हैं, हम मुस्ताफी होकर कहेंगे चले जी पाकिस्तानी किस्मत बदले।
ये लूट बटूट करने वाले हमें सर, तकरीरें इसके कर रहे हैं, लिए टीवी पे आके आपको लोग तारिक आपको फजल पेपर दे रहे चौधरी हैं। साहब के इंडस्ट्रियलिस्ट मशवरे कभी की आपको- जरूरत नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी आपको हुकूमत कभी के चंद एक इन- अदादो शुमार जो है वो नदीम सामने मलिक साहब, रखने की जरूरत नहीं, है। नहीं, आज स्टेट बैंक ने नदीम मलिक मॉनेटरी साहब, पॉलिसी का ऐलान इंडस्ट्रियलिस्ट करते हुए ने- उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपको ये- 70% जो महंगाई का बायस है वो पाकिस्तान में दरामदी शाह है, 70%, और देखिए, बाकी 30% नदीम मलिक मुल्क के साहब, अंदर की वजह से है। अब ये जो 70% आप- दरामदी शाह, मैं इसकी वजाहत कर दूं आपको, 70% दरामदी शाह यकीनन बाहर से महंगी हुई होंगी। पेट्रोल बाहर महंगा हो गया, मान लें आप, ये 123 रुपये से 177-78 रुपये पे जो आपने डॉलर पहुंचाया है, कर्टसी हमारे बाकर रजा साहब, वो कमाल का कोई पाकिस्तान के अंदर इंकलाब ला रहे हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए, हम बच जाएं सही पाकिस्तानी कौम उनके हाथों। वो 178 रुपये पे चीज़ आएगी जो 123 की आ रही थी, तो मुल्क बचेगा कैसे? जो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन जिसने हमारा बजट बैठा दिया है, कर्जों में 30,000 अरब से हम 51,000 अरब क्रॉस कर चुके हैं। वाडा साहब, आप पता नहीं कहाँ किस दुनिया में जिंदा हैं। अब हम एक ऐसी स्टेज के ऊपर हैं कि जहाँ लोगों को ये फिक्र है कि हमने बचना कैसे है। ये आप ही के दौर में हुआ है ये कमाल। देखिए नदीम मलिक साहब, देखिए पहले 40 बिलियन डॉलर का जहां तक हिसाब शुरू हुआ कि जी दुनिया में पाकिस्तान में तहरीक इंसान ने तूफान ले आई, 30 साल के कर्जे डबल कर दिए। उस 46 अरब के अगर मैं फिगर को लेके चलूं बिलियन डॉलर की, तो 12-12 अरब की 2 किस्तें तो इनके कर्जे जो लिए थे वापस के 24 वो हो गए, 7 अरब रुपए, 7 अरब तो कम हो जाता है ना, बढ़ क्यों गया? 31 हो गए। 6 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व फंड में दिए, तो 9 बिलियन में डेवलपमेंट भी की, मुल्क भी चलाया, बैंकरप्सी से भी सर ये मानने का कोई नहीं। सर ये अब आपकी कहानी मानने का कोई नहीं, लोग बहुत मुश्किल में है। इकॉनमी बैठ गई। अभी मैंने वो उनको मोती वाला साहब को लिया हुआ था, आपने वो एक्सपोर्टर हैं, आपने उनका अगर दुख सुना हो तो आपको एहसास होगा कि कितनी बड़ी मुश्किल है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस दोबारा बात करते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज जो रुपया है इंटर बैंक में वो 177.88 तकरीबन 178 रुपये पे क्लोज़ हो रहा है, और ये मुसलसल एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। और मुझे लगता है ये, और मार्केट के अंदर क्या सराई यही है कि हमने मिड ऑफ जनवरी जाना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के बोर्ड के पास, तब तक रुपए के ऊपर ये दबाव बरकरार रहता हुआ आपको नज़र आ सकता है। जैसे आज 14 तारीख को इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने का 15-20 रोज़ पहले से कराची में पूरी मार्केट को पता था, जितने PIBs और ट्रेजरी बिल्स के रेट से पहले से ऊपर जा रहे थे। तारिक फजल साहब, इस तरह सर्वाइवल मुश्किल जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद अच्छी है और रखनी चाहिए, लेकिन कुछ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं मलिक साहब, वो जिस तरह आपने आगाह किया है वो 100% ठीक है। बल्कि ज़ाहिर है आपने बड़े एक कम वक्त में चंद चीज़ें सिर्फ हाईलाइट की हैं। अगर आप इनकी तफसीलात में जाएंगे तो हालात जो हैं वो मायूस कुन हैं। वाडा साहब ने अभी मुझसे ये पूछा बरह रास्त कि आप कोई तजवीज़ दें। देखें, बात यह है कि ये सिर्फ बात ऐसी नहीं है कि आप 2 चीज़ों के पीछे छुप जाएं, एक कोविड, दूसरा आलमी मंडी में कीमतें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कौम जानती है और उनके सामने है। मिसाल के तौर पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पिछले 5 साल या उससे पहले भी इनकी पूरी पार्टी चलाई, इमरान खान साहब का घर चलाया, सारा कुछ चलाया। आप भी उसी ग्रुप में शामिल हैं जो जस्टिस वजी साहब कहते हैं, आपकी भी सोच वैसी है? नहीं, सुने ना, मैं आगे बात क्या कर रहा हूँ कि उसने किया क्या आगे। जहाज भर भर के बंदे लाए, इनकी हुकूमतें बनाई, करें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। हर पार्टी के पास होते हैं, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं, मैं पोलिटिकल वर्कर हूँ, ये चीज़ें हम देखते रहते हैं। लेकिन अब उन बंदों ने जिन्होंने पार्टी पर इन्वेस्ट भी किया, सारा कुछ किया, जहाज़ पार्टी उनके जो है वो रिक्शों की तरह इस्तेमाल करती रही, उन्होंने क्या वो रिकवर नहीं करना था? बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें उनकी, जो मुझे पता है कि KPK में माइंस का क्या हो रहा है, फलां ठेकों को क्या हो रहा है, इन लोग कहाँ से इन्होंने बेनिफिट लिए। लेकिन चीनी किसने बताई थी? फैसल वाडा साहब से मैं पूछता हूँ कि आपको काबीना में कि पाकिस्तान में चीनी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, आपने किस रोड पर चीनी बाहर भिजवा दी? फिर अचानक किसी ने कहा काबीना में बैठ के कि जी चीनी हमारी ज़रूरत से शॉर्ट हो गई है, कम मिल ही नहीं रही, फिर आपको जनाब मंगवानी पड़ी। ये चीज़ें किसने करवाई हैं? ये आलमी मंडी से हुई हैं, ये कोविड से हुई हैं। उसमें पैसा किसने बनाया? बना ना। अच्छा, आटे का इसी तरह स्कैंडल हुआ, माफिया, गंदम, अद्वियात, फिर पेट्रोलियम। तो अब ये कि ये आपको मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर कुछ लोगों ने मिसमैनेजमेंट की है। ऐसे लोगों को फायर करें, ऐसे लोगों को बाहर निकालें, ऐसे लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करें। आपने कमीशन बनाए। अच्छा, एक और काम करते हैं, जो लोग इस तरह सिस्टम की लीकेजेस से फ़ायदा उठा रहे हैं या उठा चुके हैं, जैसे उर्फ़ आम में करप्शन कहते हैं, उनके लिए ये कमीशन बना रहे हैं, कमेटियाँ बनाते हैं, साथ साथ उन्हें क्लीन चिट भी देते जा रहे हैं।
FIA ने कहा हमें तो जरूरत ही नहीं है वो किसी की। प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे जलसों में कि चाइना में उन्होंने पता नहीं 30 वजीरों को फांसी दी तो करप्शन खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर को इस पे अमल करना चाहिए। 4-5 बड़े स्कैंडल उठा लें, चीनी वाला, गंदम वाला, अद्वियात वाला और पेट्रोलियम वाला, बस, और 4 वजीर पकड़ लें, मसला देखें सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा। एक जस्टिस वजी साहब का स्टेटमेंट अभी इन्होंने इनडायरेक्टली उसका हवाला दिया। मैंने सोचा था इमरान खान की ज़ात के ऊपर ये चार्ज नहीं है, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो नहीं है। कल को कोई निकल आए तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए कि वो पैसा कमाते हैं, मेरे नॉलेज में नहीं है ऐसी कोई चीज़, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन जस्टिस वजी साहब ने एक इल्ज़ाम आयद किया और उसके फवाद चौधरी साहब ने उसका जवाब भी दिया। मैं दोनों आपको सुनाना चाहूँगा क्योंकि उसका अब जिक्र आ गया। सुनाइएगा जस्टिस वजी ने क्या कहा। वजीउद्दीन साहब आप ही की जमात से ताल्लुक़ रखते थे। देखिए नदीम मलिक साहब, मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब ने बड़ा तफसीली जवाब दे दिया है उसके ऊपर, लेकिन जो फजल चौधरी साहब ने जो बात की उसमें बड़ी वजन बात है और आपकी बात पे बड़ा वजन है कि देखिए अगर हम मिस मैनेजमेंट की बात करें तो ये एडमिशन करना गलत नहीं होगा कि चीनी के ऊपर जो मिस मैनेजमेंट या जिन्होंने ये रिपोर्ट की थी और सजेशंस दिए थे, अगर तरीन के ऊपर चीज़ फिक्स हो सकती है तो उनके ऊपर भी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और हमें बड़ी आज़ादी है अपनी हुकूमत के अंदर भी और अपनी पार्टी के अंदर भी कि हम आवाज़ बुलंद करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों को इशारे से पॉइंट आउट भी करते हैं। तो यहाँ तो मेरी बड़ी क्लैरिटी कि मिस मत करते हैं ना, फिर आप देखें ना 4 बड़े स्कैंडल सिर्फ उठा लें अपनी दौरे हुकूमत के। आप फैसल वाडा साहब, एक चीनी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि 140 अरब रुपया अवाम की जेबों से निकल के शुगर माफिया ने लूट लिया। ये इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर का अपना स्टेटमेंट है। अद्वियात के ऊपर आपने 2 वजीर हटाए, किसी को सजाए मौत नहीं दी जो वो देना चाहते थे कि चीन में वजीरों को दी जाती है। पेट्रोलियम की कीमतें आपने 10 अरब कम की, 200 अरब की करप्शन हुई, मार्केट से पेट्रोल गायब हो गया। और आटा और गंदम का स्कैंडल वो भी तकरीबन कम व बेश इतना ही है। ये 8-10 अरब रुपए की करप्शन है, 1000 अरब के करीब की करप्शन है। आपको चाहिए नहीं कि 4-5-6 वजीरों को पकड़ के लोगों के सामने मुकाम इबरत बनाते। देखिए नदीम मलिक साहब, अद्वियात की यहाँ तक बात है, वो तो जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम था वो बाइज़्ज़त बरी हो गया और अद्वियात उसके बाद भी बढ़ी। और डॉक्टर फैसल जो है वो एक ईमानदार आदमी है, तो हम उस परसेप्शन पे नहीं जा रहे कि उन्होंने किया होगा। डॉक्टर फैसल के ऊपर ये चार्ज नहीं था, उनसे पहले वजीरों के ऊपर था। ठीक है, जिनके ऊपर था वो भी क्लियर हो गए। और ये एक स्पेकुलेशन होती है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज़ फिक्स हुई या ट्रैप ने कोई चीज़ फिक्स की तो आपने उठा के वजीर को फिक्स कर दिया। लेकिन जहां तक आप चीनी की बात करें स्पेसिफिक, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज है, तो मैं आपके तवज्जो से बड़ा क्लैरिटी मेरे अंदर उसके अंदर है कि उसके अंदर मिस मैनेजमेंट हुई, मिस हैंडलिंग हुई, मिस रिपोर्टिंग हुई। मिस रिपोर्टिंग के बाद जिन्होंने उस चीज़ के ऊपर 2 आदमियों ने फैसले किए थे और ब्रीफ किया था, उनको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, उनका पेनल्टी भी इंपोज होनी चाहिए, उनको सैक भी करना चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त बर्ताव करना चाहिए। ये हमने काबीना में भी आवाज उठाई थी, काबीना के बाहर भी आवाज उठाई थी और आज भी आवाज उठा रहे हैं और आपके सामने भी उठा रहे हैं। तो हमें तो कोई डर नहीं है, ना हमें, हमारी ये परवरिश हुई है वजीर आजम की तरफ से कि सच को नहीं बोलना। तो अगर वो चीज़ गलती मेरे एंड पे भी होगी तो उसको एडमिट भी करना है, उस पर आवाज भी उठानी है और उसके एक्शन के लिए करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिस मैनेज्ड, मिस हैंडल्ड, मिस रिपोर्टेड डेफिनेटली हुआ है चीनी के केस के अंदर, क्योंकि वो बार बार चेंजेस हुई, उसके अंदर काबीना के अंदर ब्रीफिंग की गई कि सरप्लस हो गई है, तो आपने एक आदमी को फिक्स कर दिया या उसमें 2-4 आदमियों को आपने फिक्स कर दिया कि उन्होंने नफा कमाया। लेकिन उनको नफा कमाने के लिए जो पॉलिसीज जिन्होंने अप्रूव करवाई उनके ऊपर भी उतनी ही बड़ी सजा बनती है जितनी नफा बनाने वालों के ऊपर है। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर, देयर इज नो टू वे अबाउट इट, देयर इज नो इफ एंड बट, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। फजल साहब, यहाँ उनको शाबाशी एटलीस्ट वाडा साहब को ये दें कि वो सपोर्ट कर रहे हैं कि उन वजीरों को पकड़ें जिन्होंने ये पॉलिसी अप्रूव की थी, फिर पकड़े और उनको सजा दें। नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी, और मेरा ख्याल है कि ये तहरीक इंसाफ के शायद पिछले 3 सालों में शायद कोई पहले वजीर ऐसे हैं जिन्होंने कम अज़ कम एक्सेप्ट किया है, उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट किया है कि जिसने मिसमैनेजमेंट की है, जिसने गलत एडवाइस दी है, जिसने वो जो फिगर्स थी वो गलत पेश की हैं कि चीनी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, फिर कहा असल बात फिर बताई कि नहीं चीनी जनाब नापैद हो गई है, और उसके बीच में जिन लोगों ने पैसा बनाया। लेकिन अब बात यह है, जो अगली बात इन्होंने की, अप्रिसिएशन अपनी जगह पे है, लेकिन अगली बात यह है कि गवर्नमेंट को अब इसके ऊपर एक्शन भी करना चाहिए और ये इसके ऊपर काबीना में फैसला हो, उन लोगों को फिक्स किया जाए। असल बात तो मुकम्मल तब होगी, फिक्स होने का इम्कान नहीं है। देखें, ये 4 बड़े स्कैंडल थे, एक शुगर वाला, एक पेट्रोलियम की मसनूआत जब प्राइम मिनिस्टर ने कीमतें कम की पेट्रोल गायब हो गया, फिर आटे और गंदम वाला और एक अद्वियात वाला। चारों को मिला लें तो 800 या 1000 बहुत बड़ी करप्शन है, बहुत बड़ी करप्शन है जी। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी का ये कह देना कि जनाब
इमरान खान साहब जनाब उन्होंने पैसे नहीं लिए, लेकिन आपकी काबीना के अंदर ये जो लीकेजेस हैं, और ये आपने अभी सिर्फ 4 का नाम लिया है ना, कई और हैं, लेकिन चलें वो फिर लगेगा कि मैं उसमें बीइंग अपोजिशन बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम फिक्स ही रखते हैं, 4 पे ही रखते हैं। अगर इन चारों का सही एहतसाब हो, कड़ा एहतसाब हो, नताइज आवाम के सामने आ जाएँ, तो 4 बंदों की कुर्बानी देने से अगर आपका कोई सिस्टम बेहतर हो सकता है, आपकी आवाम में पजीराई बढ़ सकती है, इनकी जगह बेहतर लोग आ सकते हैं, शायद आवाम का कोई भला हो जाए। और यही वो इकदाम हैं जो वाडा साहब ने मेरे से सवाल किया था ना कि आप तजवीज़ करें कि कैसे बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। इन्हीं इकदाम के ज़रिए आप बेहतरीन मैनेजमेंट के ज़रिए आवाम को कुछ ना कुछ फ़ायदा और कुछ ना कुछ आसाइश और सुकून ज़रूर दे सकते हैं। और आखिरी बात, क्या काबीना के अंदर ये कभी गौर हुआ कि ये तज़ीर कुर्बानकारी देते हैं, पाकिस्तान के अवाम हमें बड़ा इसके ऊपर सराहेंगे, प्राइम मिनिस्टर की इज्जत वकार में इजाफा होगा कि चीनी स्कैंडल में ये लोग मुलव्वस थे, उनको सजा मिल गई, आटे स्कैंडल में ये लोग मुलव्वस थे, उनको सजा मिल गई, पेट्रोलियम मसनूआत में इन लोगों की वजह से क्राइसिस आया, उनको सजा मिल गई। क्या कभी इस पर बहस हुई है कि 3-4 वजीरों को सजा दे ही देते हैं? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे हमारी जो रिवायती सियासत है उसमें प्रॉब्लम यह है कि रिवायती सियासत के अंदर ज़्यादातर लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, उसमें मुनाफिकों का हिस्सा ज़्यादा होता है। और मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो मुंह पे कभी बात नहीं करता और पीठ पे बुज़दिली से वार करता है। लेकिन इसमें क्योंकि मेरा वज़ीर आज़म जो मेरे लीडर हैं, जो मेरे चेयरमैन भी हैं, उनकी नेक नियती, ईमानदारी, जिसका आपने भी इंडोर्स किया, और उनकी डिसीजन मेकिंग उसी ब्रीफिंग के ऊपर है जो ब्रीफिंग मैं एज अ वजीर उनके पास पेश कर रहा हूं मिसाल के तौर पर, और मेरे पे वो भरोसा करके ही आगे चले गए, मैं अपनी टीम के ऊपर भरोसा कर रहा हूं। लेकिन जब आपके अंदर मुनाफिकों की लोग आ जाएं जो आपको वो दिखाएं जो असलियत ना हो, चाहे वो टेक्निकल फिगर्स हो, चाहे वो कमोडिटी फिगर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो मुल्क की, और आपको वो अपनी चमचागिरी के तहत, और ये लोग वही लोग हैं जो चमचागिरी से, इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ चमचागिरी होती है। वो चाहे मैं आउटसाइड पार्टी बात करूं, विद इन पार्टी बात करूं, उसमें मेरी बड़ी क्लैरिटी। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता है कि उनके कुछ लोग जो हैं, जिनमें से मैं भी शामिल हूं, कि बड़ा ब्लंट और बोल्डली मैं तो मुंह पे बात करता हूं, क्योंकि मैं किसी का ना बाप का खाता हूं। तो सर वो मुनाफिकीन कौन है जो प्राइम मिनिस्टर की टांग खींचने पे तुले हुए हैं? वो मुनाफिकीन कौन है? देखिए नदीम अली साहब, उसमें से कुछ तो हो गए हैं, कुछ की बारी आने वाली है, और कुछ के नाम वजीर आजम साहब को दे चुके हैं। तो हमारे वो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन हम वजीर आजम साहब के साथ उस चीज़ के ऊपर बड़े क्लियर हैं और क्लैरिटी से बात करते हैं। और मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें जो असेस करके प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी बयान आप दे रहे हैं फैसल वाडा साहब के, कुछ की निशानदेही हो चुकी है, कुछ की बारी आने वाली है, प्राइम मिनिस्टर को नाम दिए जा चुके हैं। तो इसका मतलब है कुछ वजीर आजम कुछ वज़रा को सजा दे सकते हैं। देखिए ये बात जो है, और देंगे, आप ये कहेंगे मीनिंगफुल, वो सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं देनी चाहिए और देंगे। बड़ी एक मीनिंगफुल डिबेट आज आपके प्रोग्राम में हुई है। 4 स्कैंडल की हमने बात की है, बहुत इसको हमने कैनवस को फैलाया नहीं है। उसमें वाडा साहब ने भी इस बात को सपोर्ट किया है कि इसमें मिसमैनेजमेंट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को निशानदेही हो चुकी है, निशानदेही हो चुकी, फिर उन्होंने कहा कि दूसरे नंबर के ऊपर वो लोग भी हैं जो मुनाफिकत करते हैं जमात के अंदर, और जब गवर्नमेंट में ये लोग होते हैं तो यकीनन उस मुनाफिकत के ज़रिए अपनी गलत मालूमात फराहम करके फ़ायदे हासिल करते हैं या जो भी करते हैं। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अगर यही 2 बातें अप्लाई कर दी जाएं और प्रैक्टिकली इसके ऊपर एक्शन हो तो यकीनन इसका फ़ायदा होगा। मैं और कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये बात कह रहा हूँ कि इससे आवाम को फ़ायदा होगा। फिर एक और बात है, मिसमैनेजमेंट को थोड़ा सा ज़रा आप इसको ज़रा निचली सतह के ऊपर लेके आएँ। अब वो चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा अशिया की हैं, ये भी वाडा साहब को मैं अर्ज़ कर दूँ, सब्ज़ी है, दालें हैं, अंडे हैं, मुर्गी है, टमाटर, ये चीज़ें जो हैं, ये भी आपकी लोअर स्टाफ में हर प्रोग्राम में ये बात कहता हूँ कि ये भी आपकी जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट्स होती, गवर्नमेंट्स होती हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनकी मैनेजमेंट की भी हालत बहुत ख़राब है। अगर आप उसको इम्प्रूव करेंगे, आप यकीन करें कि जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो बीच में पैसे खाते हैं, माफिया का नाम तो हर बंदा लेता है, माफिया, लेकिन इन्हें कंट्रोल कौन करेगा? मलिक साहब, मैं खुद एक ज़मींदार फैमिली से हूँ। आप यकीन करें कि किसान जो चीज़ 10 रुपये किलो किसान को मिलती है ना, मार्केट में वही चीज़ आप लेने जाएंगे आपको 200 रुपये किलो मिलेगी, 300 रुपये किलो मिलेगी। तो भाई ये जो बीच वाले लोग जो 180 रुपया 200 रुपया कमा रहे हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर, इनकी सरकोबी कौन करेगा? आपकी मार्केट्स कमेटी होती है, आपका मजिस्ट्रेटिक सिस्टम है, उसके तहत आप कंट्रोल करते हैं। इस वक्त तमाम ये चीज़ें शुतरे बेमुहार हुई हैं। पंजाब के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे वो DPOs हैं, चाहे वो आपके DCs हैं, आप यकीन करें कि उनकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर
मेरे शदीद मैं आपको बताऊंगा कि रिजर्वेशंस आप कह लें, किस तरह वो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, इसको चेक होना चाहिए। इसके पहले इसके इल्ज़ाम है। ब्रेक करीब आ गई, एक ब्रेक ले से वापसी पे दोबारा बॉर्डर साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमने महंगाई की बातें तो की, लेकिन PMLN के दिमाग में ना जाने क्यों ये ख्याल आ रहा है कि मार्च के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। वो बहस शुरू कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे कि मरियम होगी। दो बयानात ऊपर नीचे आए हैं, दोनों की आपको झलक दिखाते हैं, फिर इस पर पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। पहला बयान खाकान साहब का कि शहबाज साहब हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार दिखाएगा। ये अब खाकान साहब को भी मालूम है कि ये मार्च 2022 के बाद का ख्याल ही कहाँ से आया, लेकिन ज़ुबैर साहब ने इसके ऊपर बिल्कुल एक उलट पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया, वो भी दिखा दें। फजल साहब, कौन आपकी तरफ से वो लीडिंग फेस होगा इस कैंपेन के अंदर और कब होगी, मरियम देखिए, या शहबाज? जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की ये कैंपेन है जो ज़ुबैर साहब ने बात अभी की है, मैं उसे एंडोर्स करता हूँ। और ये आपने देखा होगा कि कैंपेन मरियम लीड करेगी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में जिस तरह मरियम साहिबा ने कैंपेन की है और जो मैसिव क्राउड्स और आप ये सपोर्ट कर रहे हैं कि मरियम कैंपेन लीड करेंगी? नहीं, मैं देखें ना, आप इसको डिवाइड ना करें। मैं सिर्फ बात, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसको एक ही उसमें समअप कर दूं कि उन्होंने साबित किया है कि शी इज़ अ क्राउड पुलर। वो जिस जगह भी गई हैं, जिस तरीके से लोगों को पजीराई उन्हें मिली है एज ए लीडर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है। बाकी ये है कि जो शायद खाकान साहब ने बात की है, उन्होंने एक टेक्निकल बात की है जो आज की सूरत हाल है कि आज की डेट में मरियम नवाज शरीफ साहिबा इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं है और शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं। फैसला बहरहाल पार्टी के जो हमारे कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने करना है। तो शहबाज साहब की मालूमात, अपना शाहिद साहब की जो मालूमात हैं या उनके जो ज़राए, वो मेरे से तगड़े हैं। बचा के निकल गए आप। वो मेरे से बॉर्डर साहब से पूछते हैं, बॉर्डर साहब, आपको लगता है कि कोई शहबाज साहब की लॉटरी निकले, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बनने वाले हैं, या मरियम जो है वो प्रिवेल कर जाएंगी और पार्टी उनके ज़ेर साया चलेगी? क्या होने वाला है? देखिए नदीम मलिक साहब, वहाँ तो आपको पता है कि इट्स अ फैमिली कॉपरेशन, तो वहाँ तो वालिद के साथ बच्चे और बच्चे के बाद उनके बच्चे। लेकिन जहाँ तक सियासी तौर पे डेमोक्रेटिक में बात करेंगे तो पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं, ऑपोजिट लीडर भी शहबाज शरीफ है, तो पार्टी तो उनके साथ खड़ी है कॉन्स्टिट्यूशनली। बाकी तो एक कन्विक्टेड है, एक कन्विक्शन की तरफ जा रही हैं, तो दोनों अपनी अपनी नौकरियां पूरी करें। तर्जुमान एक मरियम को डिफेंड करेंगे, एक अपने आप को भी पेश कर रहे हैं इनडायरेक्टली शहबाज साहब का नाम लेके, वो पहले भी बन चुके हैं, उनकी लॉटरी लग चुकी है। तो ये तो आपको पता है मिक्स प्लेट का तमाशा चलता रहता है पार्टी में। अभी तक यही नहीं पता कि कौन नवाज शरीफ के साथ है, कौन मरियम के साथ है, कौन शहबाज के साथ है, कौन हमजा के साथ है। लेकिन वाडा साहब, क्या कोई ऐसा अंदेशा है कि मार्च 2022 के बाद कोई सियासी सूरत हाल बदलने जा रही है? क्योंकि खाकान साहब और नून वाले काफ़ी इसके ऊपर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। वजह नहीं मालूम कि उनके कॉन्फिडेंस की क्या है, क्योंकि अभी तो बहरहाल PTI की मुद्दत पूरी होनी बाकी है। नदीम मलिक साहब, ऐसी बहुत सारे गाजर का हलवा, मिठाई हम देते रहते हैं। कभी ऑरेंज दिखाते हैं, कभी एप्पल दिखाते हैं, करते वही है जो हमारी मर्जी होती है। तो मे भी ये एक प्रिवेल कर रही हो सोच, जिसके तहत वो चल रहे हो। मार्च में वो महंगाई मार्च करने निकल गए, जो दिसंबर में आने वाले थे उसको 2 साल हो गए। तो ये तो हमारी पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, जो हम दिखाते सीधा है, मारते उल्टा है, तो वो तो हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। तो उस तरफ से तो हमें कुछ नहीं। हमारी जो सबसे बड़ी वरी और प्रॉब्लम है, जो गरीब के लिए मुश्किलात हैं, उसका रिजॉल्व करना ये हमारी अवलीन तरजीह है। ऑपोजिशन तो हम मानते ही नहीं है, हमारे पास ऑपोजिशन है ही नहीं। हम तो इनको मिन्नते कर रहे हैं। मैं तो तारिक फजल चौधरी साहब से मिन्नत करूंगा कि सर 2 साल से कह रहे हैं आप आए, हम आपके इस्तकबाल के लिए बेताब हैं, और इस बार जो हम आपका इस्तकबाल करेंगे तो आधे लोग तो सियासत वहीं भुला देंगे। सर्दियों का माहौल भी है और गरम गरम खाना जो है वो हर आदमी को इस वक्त अच्छा लगता है। तो हमारी तो पेशगी है, और अगर कुछ दर्जन लोगों की जरूरत हो तो वो हम भी उसके लिए भी हाजिर हैं। लेकिन आज है, खुदा का वास्ता है, बातें ना करें। अब इतने सारी पार्टियां बैठ के भी कुछ नहीं कर पा रही, तो ये शर्म की बात है सर। आप तो मेरे ख्याल में इनका बाकायदा एक बहुत ही नासिब तरीके से इस्तकबाल करने की इनको दावत दे रहे हैं। लेकिन फजल साहब, इतने बुरे हालात हैं? हालात बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि वो आर या पार की सियासत ने आपको सियासी तौर पर डैमेज तो किया। बड़े बड़े नारे थे, इस्तीफे इनके मुंह पे मारो, अब आर होगा या पार होगा, कुछ भी नहीं है। अभी जो आपने मुझसे पहला सवाल किया था ना, अपने शहबाज साहब भी पिछली दफ़ा थे और बड़े मियां नवाज शरीफ साहब भी थे। शहबाज साहब के क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, एंड ही इज़ अ बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन आप किस बात पे खुश इस वक्त जो वो लीड कर रहे हैं ना, आईनी तौर पर एक ही तरीका के प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करें, जो वो नहीं करेंगे, और PMLN जो किरदार अदा कर रही है और PDM के प्लेटफॉर्म पे जो फैसले हुए हैं। मार्च 2022 पे आप क्यों खुश उम्मीद हैं, मुझे ये बताएं?
कोई आईनी तरीका है इसका? मैं आपको बताता हूं, गैर आईनी जो है वो तो वेलकम, मुझे यकीन है आप नहीं करेंगे। अब तो आप वोट की इज्जत की बात करते हैं। सीधा आईनी तरीका है। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि जो असेंबली है वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, कौमी असेंबली, इमरान खान साहब के भी इलेक्शन का, यानी प्राइम मिनिस्टर का भी, और सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस्लामाबाद की सीट से लड़े थे वो भी। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं तो मुझे बताएं कि कोई मॉरल वैल्यू रह जाती है? कोई हम यहाँ पे कोई डांगे मारने नहीं आएंगे, ना किसी को मारेंगे, ना असेंबली के गेट पे चढ़ दौड़ेंगे, ना कोई और हरकतें करेंगे। लीगल तरीका होगा, आईनी होगा। वो क्या उसके होगा? बाद वो क्या होगा? देखिए वो होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। आप पेश करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो जमातें इनके साथ हैं, तारिक फजल एक तो चौधरी चली साहब, गई। फैसल वोट टाइम का वक्त खत्म हो रहा है। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।